जी क्वेश्चन नंबर 2 लेजर्स बनाने थे तो शुरू किए। लास्ट ईयर की वर्किंग करवाएंगे, मैं लेजर्स नहीं करना। सवाल आ रही ये बनाए ना लेजर्स है, पहले 3 साल में तो नहीं का मसला। फर्स्ट ईयर लॉस है या सरप्लस है? नहीं बेटा, फर्स्ट ईयर कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ईयर कुछ भी नहीं है। फर्स्ट रिवैल्यूएशन पे सेकंड ईयर में सरप्लस आया और थर्ड ईयर में फिर रिवैल्यूएशन लॉस आया। रिवैल्यूएशन लॉस आया है, टोटल आया मतलब 75। ये वर्किंग देखिएगा तो थर्ड ईयर की वर्किंग सेकंड 76,000 लॉस आया मेरे पास, तो सरप्लस कितना पड़ा था? तो थर्ड ईयर का मतलब 1 to 3 थर्ड ईयर में मेरे लॉस आया, यानी कि थर्ड ईयर को देखें। 30 जून 11 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 30 जून 12, पहला साल का बैंड हो रहा है। 30 जून 10, दूसरा 30 जून 11 और तीसरा 30 जून 12 वाले साल में जरा देखा ना, सरप्लस आया लॉस। कितना लॉस आएगा? लास्ट ईयर का ब्रॉडडाउन लिखा, फोर्थ ईयर का ब्रॉडडाउन, फर्स्ट जुलाई 2012। जी इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने की? फर्स्ट जुलाई 2012 ब्रॉडडाउन क्या बनेगा? नहीं 2,80,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35 है। और सर जाने दे सर, क्या हो गया सर? अब ठीक है, ठीक है, सही काम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉडडाउन बताइए। रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिवैल्यूएशन सरप्लस का ब्रॉडडाउन बताइए। ब्रॉडडाउन क्यों नहीं? सारा लॉस एडजस्ट हो गया जी। पहले 3 सालों में बेटा कोई फर्स्ट ईयर की वर्किंग में कोई इशू तो नहीं? ओके सर जी, लास्ट रिवैल्यूएशन की वर्किंग करवा दो। फर्स्ट जुलाई 12 कैरिंग अमाउंट कितनी है? कैसे? 2,80,000 माइनस 35,000, 2,45,000। फिर वैल्यू लिखवा दो। फेयर वैल्यू बड़ा क्वेश्चन में गिवन है 290,000, डिफरेंस है 45,000। सरप्लस क्यों है? लेकिन बड़ा लॉस के बाद सरप्लस है। अगर लॉस के बाद सरप्लस हो तो फिर रिवर्सल ऑफ लॉस की वर्किंग करवानी है आपने, अपनी सामने रख लेगा बच्चे। ये कुछ वर्ड बस आप फाइनली याद करना। कितना लॉस पिछले साल प्रॉफिट लॉस में गया?
लास्ट वैल्यूएशन के रिजल्ट में लॉस मेरा ख्याल है टोटल बताइएगा कितना आया था? नहीं टोटल तो 75,000 समथिंग था, लेकिन उसमें से प्रॉफिट लॉस में कितना गया? तो जब प्रॉफिट लॉस में गया बेटा वो रिवर्स हो, तो 8,000 का लॉस रिवर्स होने का मतलब क्रेडिट होना, लॉस में क्रेडिट होना। अब जरा डेप्रिसिएशन देखें अपने लेजर में। नहीं जरा एक मिनट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर। असल में पर एनम डेप्रिसिएशन बनती है एसेट की कॉस्ट के मुताबिक 36,000। फर्स्ट ईयर 36,000 चार्ज हुई, सेकंड ईयर कितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई? नहीं सेकंड ईयर सर, सेकंड ईयर सर, खुदा के लिए सेकंड ईयर सर, एक्स्ट्रा चार्ज हुई है सर। सर ये क्या हो गया सर, ये सेकंड ईयर कौन सा गरीब, सेकंड ईयर फाइनल नहीं हो रहा। फर्स्ट ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई? 36,000। सेकंड ईयर में कितनी चार्ज हुई? एक्स्ट्रा चार्ज हुई 8,444 एक्स्ट्रा चार्ज हुई, वो सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो गई। थर्ड ईयर में कितनी चार्ज हुई? 35,000। कितने की बजाय कितनी चार्ज हुई? कितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बनती है? कैसे? बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड 36,000 ही थर्ड ईयर की भी बननी थी, लेकिन चार्ज हुई है आफ्टर लॉस, आफ्टर इवैल्यूएशन लॉस 35,000। तो 1,000 की थर्ड ईयर में कम चार्ज हुई थी डेप्रिसिएशन। तो जब डेप्रिसिएशन को अब चार्ज करेंगे तो ये एक्सपेंस के तौर पे डेबिट होगी, याद ठीक है? देन दोनों को प्लस करके 9,000 हो जाएगा। नहीं प्लस क्यों नहीं, डेबिट क्रेडिट है यार, डेबिट क्रेडिट है, प्लस हो ही नहीं सकता। नेट ऑफ हो जाएगा, और नेट ऑफ होके रिवर्सल ऑफ लॉस की नेट फिगर आती है। और लास्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस की फिगर अब कैसे आएगी? नहीं रिवैल्यूएशन सरप्लस की अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैसे आएगी? 45,000 का टोटल सरप्लस है, इसमें से अब रिवर्सल ऑफ लॉस की बट नेक्स्ट फिगर 7,000 आएगी, और 38,000 पे रिवैल्यूएशन सरप्लस की फिगर। जिन लोगों ने किया क्वेश्चन हो गया था फिगर, देन फिर एक एंट्री लिखवा देंगे। प्लान डेबिट 45,000, रिवर्सल ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाना है 7,000, एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 38। तो काइंडली क्वेश्चन है जिस तरह क्लास में होते हैं उसी तरह फिर आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नए नए तरीकों की जरूरत नहीं है, जिस एक तरीके से कोई बात समझ आ रही है उसी को फिर अप्लाई करना, ठीक है? बहरहाल कंप्लीट है जी, जिनका मैंने सॉल्व किया मेजोरिटी ने मुझे शुरू नहीं किया। जो ऑनेस्ट क्लियर है? जी मैं लेजेस बनाना चाह रहा था, तो मैं लास्ट के लेजेस कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग जरा कहीं अपने लेजेस निकालना। जिन्होंने वर्किंग्स नहीं की मैं बोर्ड पे गौर से देखिएगा अभी क्या होना। एलिमिनेशन की एंट्री सर याद आनी चाहिए, बता दें किस डेट पे, नहीं किस डेट पे, किस डेट पे, वैल्यूएशन डेट पे, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट या क्रेडिट। और देन फिर एक एंट्री बेटा हुई इसको पोस्ट करना, और उसको तरतीब से रखें, प्लान ने डेबिट होना, लेकिन डबल एंट्री करते हुए अपोजिट साइड के दो रेफरेंसेस फिर अलग आ जाएगा। रिवर्सल ऑफ लॉस 7,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस के एंगल से आगे की फिगर 38 प्लस 745, और सरप्लस के लेजर में दोबारा फिगर अपीयर हो जाएगी कितनी? रेफरेंस 38,000। ठीक है जी, प्लीज वाइंड अप करवा दें।
लेकिन इस डेट पे काम करके आगे जाया करें, रिमेनिंग लाइफ मिलना है। 10 टोटल थे मेरा ख्याल है, कितने होगी रिमेनिंग? डेप्रिसिएशन की डेट आ गई 30 जून 30। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिगर सॉल्व कैसे करो? 290,000 डिवाइड बाय 7, ठीक है, आंसर रहेगा 4149। अगर आंसर पॉइंट्स में कैंडी आ रहा हो तो रुपीस में फिर चीज राउंड ऑफ करना, अगला पॉइंट्स में आ रहा है। लास्ट फिर सरप्लस ट्रांसफर करें रिटेन अर्निंग्स में। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, क्वेश्चन में से लिखा नहीं हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था कि एनुअल ट्रांसफर करें, लेकिन क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो सरप्लस एनुअली ही ट्रांसफर किया जाता है। किस एंट्री की बात करें? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। फिगर कैसे कैलकुलेट होगी? 38,000 डिवाइड बाय 7, आंसर है 5421। जी फाइनली कोई कंफ्यूजन सर? जो हजरात सैटरडे को नहीं थे बेटा, मैंने बहुत आपका इंतजार किया, होपफुली आप कंप्लीट करके आए चीजें, तो पता तो चल ही रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 26 हो रहा है, अच्छा 2 सॉरी 2 हो रहा है जी। पेज नंबर 23 जरा निकालना। आने सर क्वेश्चन नंबर 3 के साथ होमवर्क लिखें और मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करें। छोटे क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे डेली बेसिस पे हुआ करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या किया करेंगे प्लीज सर जी? इंशाल्लाह क्या किया करेंगे सर? कंप्लीट करके आया करेंगे। जी सर क्वेश्चन ढूंढना अपने पेज नंबर 23 कैंड पे सर। एमडब्ल्यू बिल्कुल खामोशी काइंडली। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुए आई होप, उन्हीं की बेस पे एक नई बहस शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4 इस वक्त पढ़ना पेज नंबर 23 कैंड पे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं सारे? MWL बेटा पास करो यार। MWL is a listed company and is engaged in the business of purifying, bottling and marketing of bottled water. MWL purchased a bottling plant on 1st July 2006 at a cost of rupees 90 million. The plant has a useful life of 10 years with no regulatory. MWL purchased the plant on 1st July 2006. Sorry, depreciation. Next time, sorry. Second, depreciation chart at the rate of 10 years life है, residual नहीं है, method straight line है, over a plant's useful life. Next line जरा underline करें, MWL revalues the plant at the end of every 2 years. The revalued amount determined by JET values an independent firm of valuers. ये याद है क्वेश्चन नंबर 1 में आता है। ये valuers कौन होते हैं? एम्प्लॉइज नहीं है, बिजनेस है इनका। वैल्यूअर्स वो लोग होते हैं जो मार्केट वैल्यूज डिटरमिन करते हैं, ये भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो वैल्यूअर्स नॉर्मली इंडिपेंडेंट होते हैं, बिजनेस से उनका ऐसे कोई एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, एक कंसल्टेंट तौर पे कहना है, अदर देन द बिजनेस होता है। इनका अलग एक बिजनेस है, जिस ऑडिट फर्म में एक अलग बिजनेस होता है। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, शेयर होल्डर।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? आवाज ठीक होगी इस वक्त? जी बात हो रही थी रिवैल्यूड अमाउंट की, तो रिवैल्यूड अमाउंट सिंपली इज अनदर नेम फॉर फेयर वैल्यूज। देख ले दोबारा, ये फेयर वैल्यूज डिटरमिन जो लोग करते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? वैल्यूअर बोलते हैं, वैल्यूअर बोलते हैं। फेयर वैल्यू डिटरमिन सर वही है, बस दो पॉइंट्स नीचे लिखे हुए, 30th जून 2008 पे 64 मिलियन और 30th जून 2010 60 मिलियन। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने घर से कंप्लीट किए, इसमें ऊपर जरा देखें डाटा जरा। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे थी और नंबर 2 हर साल रिवैल्यूएशन हो रही थी, लेकिन यहाँ दो डिफरेंसेस हैं। एक तो रिवैल्यूएशन ईयर एंड पे हो रही है और नंबर 2 उसमें फिर 2 साल का गैप भी। तो क्या हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी? क्या हर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन कंपलसरी है? इस तरह की बड़ा कोई बहस नहीं है। रिवैल्यूएशन तब हो जानी चाहिए जब भी कभी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाए, और रिवैल्यूएशन पीरियड के स्टार्ट पे भी हो सकती है, एंड पे भी हो सकती है, और इवन अभी हम ऐसा आगे चलेंगे तो ये कोई भी अकाउंटिंग के दरमियान की डेट भी पॉसिबल है। तो कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, लेकिन अगर ये डेट्स इस तरह हो जाए तो देन फिर हम वर्किंग कैसे करेंगे इंशाल्लाह भी शुरू करते हैं। एक लास्ट सेंटेंस पढ़ लेंगे। However, there is no change in expected useful life and residual value of the plant since the purchase of bottling plant। फिलहाल अभी एस्टिमेट्स भी चेंज नहीं हो रहे, तो अगर एस्टिमेट्स चेंज हो रहे हैं तो उसमें कैसे होता है वो भी फिर इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया उसमें लेजर्स बनाए थे हमने, लेकिन अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एज इट इज करेंगे। लिखा हुआ प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंटिंग एंट्रीज up to the year ended 30th June 2011 from the date of purchase of the bottling plant। जिस डेट से प्लांट परचेज हुआ वहां से लेके 30th June 11 तक हमें आना। तो फर्स्ट लाइन में जरा कर ली जाए, बल्कि सेकंड लाइन शायद व्हाट इज द परचेज डेट? 1 जुलाई 6 है। अब ईयर अगर 30 जून पे एंड हो रहे हैं तो पहला ईयर किस दिन एंड होगा? 30 जून 7 होगा, फिर 30 जून 8 9 10 और 11, 5 सालों की एंट्रीज आपने बनानी है। रजिस्टर करो बस करें, बातें करनी, किसी की तरफ से आवाज नहीं है। बिजनेस नेम लिख रहे हैं MWL, जनरल एंट्रीज हेडिंग लिखना है, और अब ईयर वाइज सोचना है। तो फर्स्ट ईयर एंड होगा 30th जून 7 पे 2007 तक। तो ये तीन चीजें लिखना है। बिजनेस नेम, इस तरह की छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज याद रखना। बिजनेस नेम क्या दिया हुआ, बनाना क्या है, जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट ईयर एंड लिखना 30th जून 2007। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं रिगार्डिंग कि किस डेट पे कौन कौन सा काम होगा। तो कंसंट्रेशन आपकी जरा रिक्वायर्ड होगी इन छोटे छोटे क्वेश्चन से, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्वेश्चन तो फिर ठीक ठाक बड़े बड़े आप ही आ रहे हैं आपके साथ। तो इन क्वेश्चन में जो हम छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं ये सब लोग साथ रहिएगा और एक एक चीज से समझ के आगे चलें। MWL जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंड 30th जून 7 है, फिर डेफिनेटली 8 होगा, 9 10 एंड 11 तक जाना। जी सर, ये स्टार्ट में रेडी सर? फर्स्ट डेट बताएं, फर्स्ट एंट्री सोचा। 1 जुलाई 2006 लिखें। क्या हुआ इस दिन? आज से ऑनवर्ड, बल्कि इस तरह भी करते हैं कि क्वेश्चन में अगर डाटा रुपीज में होगा तो हम भी रुपीज में ही कर लिया करेंगे, लेकिन अगर थाउजेंड्स में या मिलियंस में है तो अकॉर्डिंगली फिर क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करें जैसे डाटा क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में डाटा देख लेंगे दोबारा, सारा मिलियंस में है, तो मिलियंस में फिर आप इंशाल्लाह राउंड ऑफ करके वर्किंग करेंगे। ऊपर लिख लिया करें रुपीज इन मिलियंस। एक दफा आप भी क्वेश्चन में
रुपीज इन थाउजेंड, जिस तरह लास्ट क्लास में मेरे ख्याल लिखा होगा लेजर्स बनाते हुए। तो जब भी आप रुपीज इन मिलियंस, रुपीज इन थाउजेंड्स वगैरह में वर्किंग करना हो तो एग्जामिनर के लिए आपने इंडिकेट करना अपने आंसर। ठीक है सर, फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। 1 जुलाई 2006 पहली एंट्री हो गई। नहीं, अब वर्ड बड़ा चेंज कर रहे हैं, मशीनरी ठीक है। प्लांट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट कितना? बस 90 अब रह जाएगा, मिलियंस में फिगर ऊपर एक दफा होगी। ये कर लिया। अब हेल्प करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट किस डेट पर रखूं, कंसंट्रेट करें, चलते चले जाए। डाटा पढ़ेंगे। एसेट खरीद लिया 1 जुलाई 2006 को, क्या करो? फर्स्ट इवैल्यूएशन कब हो रही है? वो भी दूर है, वो भी दूर है, 8 के एंड पे है। तो हमारा फर्स्ट ईयर का बैंड हो जाएगा 30 जून 7 पे। तो इस साल रिवैल्यूएशन कोई नहीं है, एसेट खरीदा है, बस सिंपली ईयर एंड पे आ जाए 30 जून 7। किस लिए रुके हम यहाँ? डेप्रिसिएशन की एंट्री लिख लें, डेप्रिसिएशन डेबिट। बिल्कुल ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा आपके ज़हन में आना चाहिए कि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर डेप्रिसिएशन के एंगल से अलग बनाना। तो डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। वर्किंग कैसे करूं? 90 कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सिंपली क्या करूं? डिवाइडेड बाय 10 इयर्स लाइफ दी हुई है, आंसर आ गया 9 मिलियन। रेजिडुअल वैल्यू होती नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो अगर अवेलेबल नहीं है तो मींस 90 सिंपली डिवाइड बाय 10 इयर्स लाइफ, और ऐसा पूरा साल ही यूज हुआ है, 1 जुलाई पे खरीदा था, तो देयरफॉर 9 मिलियन डेप्रिसिएशन बन जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, लेट्स अज्यूम अगर नेक्स्ट ईयर भी रिवैल्यूएशन ना हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, नहीं मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन वुड रिमेन सेम 9 मिलियन 9 मिलियन 9 मिलियन। क्या रिमेनिंग लाइफ हर साल गिनते हैं? नो सर, जाने दो सर, रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं सर? अभी तक आपको सिर्फ यही पता है कि रिवैल्यूएशन अगर हो जाए तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे रिमेनिंग लाइफ गिनते हैं, और अगर रिवैल्यूएशन नहीं हो रही तो अकॉर्डिंगली चलते जाएंगे। तो प्लीज रिवैल्यूएशन डेट विल डिसाइड कि हमने रिमेनिंग लाइफ गिननी है। एक छोटी सी लाइन लगा लें, मीसो से 2007 का ईयर एंड हो गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारा। स्पेसिफाई कर लें नेक्स्ट ईयर एंड स्टार्ट हो गया फॉर द ईयर एंड 30 जून 2000 जाने दे 7 ईयर खुदा के लिए यार, 7 के बाद फिर 7। पहला कौन सा काउंटिंग ईयर कंप्लीट किया आप लोग? तो आप कौन सा ईयर एंड कंप्लीट करेंगे? 30 जून 2008। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हो गए? जब पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं, पिछले क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2, उसमें बेटा रिवैल्यूएशन ना साल के शुरू में हो रही थी। ये अपने रजिस्टर में जरा साथ साथ छोटी छोटी चीजें देखते भी जाएं तो डिफरेंसेस क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का जरा डाटा ढूंढना, रजिस्टर में ढूंढना। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी चलें साथ। वहां रिवैल्यूएशन बेटा साल के शुरू में हो रही थी, 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई। तो पहले मैं क्या कर रहा था, साल के शुरू में रिवैल्यूएशन करता था, और रिवैल्यू करने के बाद फिर उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करता था। अब अगर रिवैल्यूएशन साल के एंड में है तो पहले डेफिनेटली एसेट पूरा साल यूज हुआ है विदाउट एनी रिवैल्यूएशन, तो डेप्रिसिएशन पहले आप बेस्ड ऑन ओरिजिनल लाइफ जो भी है उसकी बेस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, फिर रिवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर्स में ऑनवर्ड्स फिर शायद इसकी डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू चार्ज करेंगे। अगर ये कहीं मिडिल ऑफ द ईयर में रिवैल्यूएशन हो रही है
तो फर्स्ट 6 ईयर्स के पहले डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होनी चाहिए पुरानी, फिर रिवैल्यू करेंगे और आफ्टर रिवैल्यूएशन फिर फेयर वैल्यू विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, फिर वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड जितना एसेट को रिवैल्यू होने के बाद हमारे पीरियड में यूज हुआ है अकॉर्डिंगली फिर वर्किंग करेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस, पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे दो, उनमें साल के शुरू में रिवैल्यूएशन थी, अब जरा ईयर एंड पे है, देयरफॉर काइंडली जरा आप बता दें पहले क्या करूं। आए जरा वर्किंग में अपनी जी। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डेट बोलें कोई। 30 जून 2008। जी डेप्रिसिएशन की एंट्री बोला, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितनी अमाउंट सर? अगर इस साल गौर से सुनते रहिए मेरे साथ साथ थोड़ा, अगर इस साल मैं वर्किंग करना भी चाहूँ डेप्रिसिएशन की तो कैसे करूंगा? 90 डिवाइडेड बाय 9 नहीं यार, नहीं एक साल गुजर नहीं गया वो, यकीनन गुजर गया होगा, यकीनन गुजर गया होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन रिमेनिंग लाइफ काउंट होनी कब है? एट द डेट ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर फॉर एग्जांपल रिवॉल्यूशन नहीं हुई है तो 90 डिवाइड बाय 10, अगर वर्किंग करना भी चाहो तो हमने कभी स्ट्रेट लाइन मेथड के फॉर्मूले में ये नहीं पढ़ा था कि यूज रिमेनिंग लाइफ को डिवाइड करना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड? कॉस्ट माइनस डिवाइड बाय यूजफुल, और हर साल वही डिवाइड बाय यूजफुल। तो हमने नई चीज सिर्फ रिवैल्यूएशन में भी पढ़ी है कि जब रिवैल्यू एसेट हो जाता है तो उस डेट पे फिर रिमेनिंग लाइफ को एस्टिमेट करके आपने आगे चलना है। ठीक है, तो अगर इस साल अभी रिवैल्यूएशन नहीं हुई, अभी तो हम उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं जिस साल में एसेट यूज हुआ है विदाउट एनी रिवैल्यूएशन। तो 90 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 9। डेफिनेटली अब वर्किंग की भी इसको शायद जरूरत नहीं थी अगर हमने 9 कैलकुलेट किया हुआ, लेकिन अगर करना भी चाहे सेकेंड ईयर की वर्किंग तो स्टिल कोई रिमेनिंग लाइफ नहीं। वो कब काउंट करेंगे? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, जब रिवैल्यूएशन करें, रिवैल्यूएशन करके फिर उस डेट पे रिमेनिंग लाइफ काउंट करें। याद रहेगा प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ आ रहा है? जी सेम डेट का दोबारा लिखो। अब सेम डेट दोबारा लिखने की वजह यह है कि इस डेट पे रिवैल्यूएशन भी है। बेटा मरूफ साहब बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी आपने इस तरह किया है क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसे होता है कि डब्ल्यूडीवी पहले निकालें और उसे रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दें? तो अगर आंसर वैसे आता है तो ऐसे भी तो आता है जी मरूफ साहब। अगर बेटा वैसे आ गया तो ऐसे भी तो आ गया। क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने फॉर्मूला पढ़ा है डब्ल्यूडीवी डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ? बेटा पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कैंडी ये इस तरह तो ना करें कि इस तरह भी आता है। तो ये तो फिर इस तरह भी आता है कि अगर आप कैलकुलेटर को सीधा 9 ही लिखें, सीधा ये भी आ गया। बेटा ये आने के तरीके तो ये भी 10 में से 1 माइनस कर दें, तो प्लीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर करें, बाकी आने को तो किसी तरह भी आ सकता है। ठीक है प्लीज मारूफ साहब। स्ट्रेट लाइन मेथड में होता क्या किया जाता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, और यूजफुल लाइफ मींस टोटल लाइफ, अनलेस ऑफ कोर्स गेम चेंज हो गई तो वो भी इंशाल्लाह सारी कुछ सब कुछ आएगा, लेकिन पहले बेसिक्स क्लियर करना है। देन सर ये जरा कुछ एंट्रीज कर रहे हैं हम, और 5 सालों की वर्किंग है। जिस पेज पे आप एंट्रीज कर रहे हैं इससे अगला पेज छोड़ दें, कुछ वर्किंग्स करनी है तो वर्किंग्स फिर अलग पेज होने चाहिए। जिस पेज पे आप हैं उसके बाद एक पेज और खाली छोड़ दें, एक साइड वर्किंग्स के लिए जरा इकट्ठे हो जाए।
जी सर जी, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लिखे वर्किंग में आके 30 जून 2008। जब भी किसी डेट पे रिवैल्यूएशन हो जाए तो आपके जहन में आना चाहिए कि अब हमने कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है। कैरिंग अमाउंट अगर तो लेजर्स बनाए हों फिर तो शायद फिगर्स नजर आ जाएंगी सीधी, लेकिन इस कस्टम में अब क्योंकि लेजर्स नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा जरा सोचना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट पता है कैसे आती है? क्या थी कॉस्ट 90 कॉस्ट थी। कितने साल गुजर गए हुए हैं, तो हर साल की डेप्रिसिएशन थी 9, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18 माइनस होगी। 18 कैसे बन गया? एक्यूमुलेट होगी फिगर 2 साल। तो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन? 72 मिलियन। इसको किससे कंपेयर करना है? फेयर वैल्यू कहाँ लिखी हुई है? फेयर वैल्यू है 64 मिलियन, ऐसे ही है सर। डिफरेंस ने 8, और पहली रिवैल्यूएशन है यार, सरप्लस आता है। फर्स्ट रिवैल्यूएशन में हमेशा सरप्लस, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई बहस नहीं है। फेयर वैल्यू ज्यादा है या कम है? सरप्लस है या लॉस है? फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। जी जी ठीक है, एंट्रीज करते हैं। वाई लॉस? फेयर वैल्यू इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट। जी अभी करते हैं बेटा, लेकिन आप भूल जाएंगे ना, असल में चीजें साथ साथ में रहे इंशाल्लाह। आपके हैं ये सवाल, एक हाथ कर रहे हैं मेरे साथ। रिवैल्यूएशन लॉस 8 मिलियन जहन में रख के वापस आ जाए अपनी एंट्रीज में। अब डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एलिमिनेशन भी जहन में आनी चाहिए। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे 2 एंट्री जहन में आनी चाहिए। हमने क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग बनाया हुआ, यही मैं कह रहा था, जब लेजर्स बने हो ना तो शायद फिगर्स नजर आ जाती, अकॉर्डिंगली डिसाइड करना जरा इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एंट्रीज लिख रहे हो उसमें फिर जरा सीक्वेंस जहन में डेवलप करना पड़ता है। तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने पहले एलिमिनेट होना है और फिर डेफिनेटली रिवैल्यूएशन लॉस ने रिकॉर्ड होना है। किस एंट्री को याद करवाने की कोशिश की मैंने? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट। ये एंट्री कितने से होगी? 18 का मतलब कितने से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ये जितनी एक्यूमुलेट हुआ करेगी ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, उस डेट पे एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन फिर उतनी अमाउंट से आपने करनी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट बाय 18 का सबको पता चल गया कैसे है? 9 + 9 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड प्लांट क्रेडिट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एंट्री? नहीं, एलिमिनेशन का मकसद ये था कि एसेट, अब एसेट डब्ल्यूडीवी पे आ जाए। 90 पे एसेट ऊपर है, पहली एंट्री देखें जरा पिछले सालों में जाकर। 90 पे एसेट डेबिट हुआ था। अब हमारी इसे 18 प्लांट क्रेडिट करने से प्लांट के लेजर में ही 72 बन जाएगा। देन डेफिनेटली अब लॉस आया हुआ है, फर्स्ट टाइम लॉस है, देखो आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। फर्स्ट टाइम लॉस सीधा कहाँ क्या एंट्री हो जाएगी? प्लांट क्रेडिट एंड रिवैल्यूएशन लॉस। यस सर, प्लांट क्रेडिट रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एंड प्लांट। लेकिन मेरी सजेशन में से ये कि एंट्री करते हुए एसेट से शुरू करें। मैंने जानबूझ के प्लांट पहले बोला कि प्लांट ने तो कम होना ही है, लॉस है तो प्रॉफिट लॉस में डाल। ये बड़ा जहन सब कुछ हो सकता है, लेकिन काइंडली आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सब कुछ हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन काइंडली इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, काइंडली आप खुद फंस जाएंगे। जिस तरह हो रहा है पहले काइंडली इस तरह सीख लें, वैसे फिर आप जैसे कहेंगे वैसे मैं कर लूँ। बस करें सर जी, बस करें प्लीज, बस करें। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, तो अगर कंफ्यूजन नहीं तो फिर रहने देंगे। जी लास्ट को एंट्री समझ आ गई सर?
देन सर जी इस डेट पे, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे नेक्स्ट जो आपने काम किया करना है वो ये है कि आफ्टर रिवैल्यूएशन इस डेट पे आपने रिमेनिंग लाइफ काउंट कर देनी है। तो रिमेनिंग लाइफ काउंट कर देंगे सर। एसेट खरीदा कब था? एसेट कब खरीदा था यार? 1 जुलाई 6। उस वक्त उसकी लाइफ क्या थी? तो 7 और 8 2 साल गुजरे, तो आफ्टर 2 इयर्स कितनी लाइफ रह जाएगी? तो रिमेनिंग लाइफ लिखें लाइन नीचे, एंड द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ये आपने रिमेनिंग लाइफ काउंट किया करनी है, क्योंकि आफ्टर रिवैल्यूएशन फिर फेयर वैल्यू ने रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट होना है। तो व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ? 10 वाज ओरिजिनल लाइफ माइनस ये किस दिन गिन रहा हूं मैं? नहीं, डेट 30 जून 8 है, 7 8 2 साल गुजरे, तो रिमेनिंग लाइफ इज 8 इयर्स। पिछले क्वेश्चंस में तो एक एक साल कम हो रहा था ये, वहां हर साल रिवैल्यूएशन हो रही थी, या 2 साल का गैप है। तो आपने डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे रिमेनिंग लाइफ गिन लेनी है। अब यहाँ दोबारा एक चीज सोचें, गौर से देखें, क्या इस रिमेनिंग लाइफ की बेस पे इसी साल की डेप्रिसिएशन दोबारा भी कैलकुलेट होनी है? क्या साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है? अब फेयर वैल्यू ने डेप्रिशिएट होना है 8 इयर्स पे, लेकिन कब से? आफ्टर रिवैल्यूएशन। अब आफ्टर रिवैल्यूएशन मींस 30 जून 8 तो एंड हो गया हुआ, अब नेक्स्ट ईयर से। अगर रिवैल्यूएशन साल के शुरू में थी तो आफ्टर रिवैल्यूएशन में करंट ईयर भी आ जाएगा, हमारा वाला साल भी आ जाएगा। लेकिन अगर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है तो अब आफ्टर रिवैल्यूएशन मींस नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू ऑफ 64 मिलियन ऑन द बेसिस ऑफ 8 इयर्स चार्ज होगी। अगर मिडिल ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो रही हो, अगर मिडिल ऑफ द ईयर वैल्यूएशन हो रही हो, पहले 6 मंथ्स की आप चार्ज कर चुके होंगे, फिर रिमेनिंग 6 मंथ्स की आप फेयर वैल्यू पे रिमेनिंग लाइफ की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो इस वक्त अब आफ्टर रिवैल्यूएशन का मतलब, क्योंकि साल के एंड पे खड़े हैं, नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स हो जाएगा। एक लाइन लगा लें यहाँ पे। ये लाइन लगाने का मेरा मकसद ही क्या है जी, बार बार लाइन लगा देगा, एक एक साल एंड होता जा रहा है। तो कौन से 2 साल एंड हो गए? 7 एंड 8। कौन सा साल अब शुरू हो गया? तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2009। जी ऑनर स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। कोई कंफ्यूजन नहीं पड़ा यहाँ तक? ऑनर स्टूडेंट्स एज वेल। चलिए क्वेश्चन का डेटा देखें दोबारा। 9 के एंगल से पहले डिसीजन लेने देना। 2009 में दोबारा रिवैल्यूएशन नहीं, दोबारा रिवैल्यूएशन नहीं, दोबारा रिवैल्यूएशन नहीं, दोबारा रिवैल्यूएशन तो नहीं। देन एट लीस्ट तो रिवैल्यूएशन अगर इस साल नहीं है तो शायद बस एक ही काम होना है। कौन सी डेट पे? ईयर एंड पे, ईयर एंड पे 30 जून 2009। June 2009। डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इस अमाउंट की वर्किंग की फिगर्स ढूंढे। इस अमाउंट ने अब डेप्रिशिएट होना है 64 ढूंढने का। 64
डन है सर. Divide by 10. Fair value is depreciated over remaining useful life 8. 64 मिल जाएगा सबको. एनी कंफ्यूजन? कोई और एंट्री साल? क्या एलिमिनेशन की एंट्री हर साल होती है? साल वाली बात ना, कि सही स्पेसिफिक वर्ड्स फाइनल करें. ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन. ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन. क्या हर साल रिमेनिंग लाइफ काउंट होती है? कब होती है? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन. ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन. दोबारा देखें मैंने किस दिन 8 गिने. ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन करने के फौरन बाद मैंने रिमेनिंग लाइफ काउंट कर ली उसी दिन. तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एलिमिनेशन भी है और आफ्टर रिवैल्यूएशन पे उसी डेट पे रिमेनिंग लाइफ भी काउंट होके मैंने उसे यूज डेफिनेटली पे नेक्स्ट ईयर किया. ठीक है सर. ये नेक्स्ट for the year ended 30th June 2010. बेटा माउस जाने दे उसका यार. 64 कहां से आ गया जी? आप लोग 2010 के एंगल से डाटा देखें खामोशी से कंटे. इस जरा सॉरी माउस साहब ये जरा 64 ही बने फेयर वैल्यू ली. ठीक है माउस साहब. बेटा बस करो यार. काइंडली आप भी उठे जरा. डेबिट क्रेडिट साइड खाली कर दे भाई की. डेबिट क्रेडिट साइड खाली कर दे. इधर इधर आ जाए. इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होता है. ये 2010 के एंगल से जरा डाटा देकर जरा सीक्वेंस डेवलप करें अपना. 2010 में क्या 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 होना है. आराम से सोचें. पूरा 1 मिनट है. जब तक मैं नहीं कहूँ मुझे कुछ नहीं बताना. अपना अपना ज़हन बनाए. खामोशी. जी मौसम 64 मिल गया सर. जी सर 2010 के एंड पे अब दोबारा रिवैल्यूएशन हो रही है. 30 जून 2010 पे दोबारा रिवैल्यूएशन मौजूद है. लेकिन क्या पहले पूरा साल एसेट यूज होगा? तो सबसे पहले बेटा दोबारा डेप्रिसिएशन आएगी. डेप्रिसिएशन के बाद फिर डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एलिमिनेशन भी आएगी और फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस का डिसीजन भी होगा. ठीक है. अब डेप्रिसिएशन की जो एंट्री है ये काइंडली सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ कितने से कैसे सुनिएगा करवाइएगा. पहले डेट है 30 जून 2010. डेप्रिसिएशन की एंट्री तो वही है. अमाउंट बताए क्या करना. देखिए बेटा अगर फॉर एग्जांपल दोबारा चले जाएं 30 जून 2008 पे. जरा अपनी एंट्री से पीछे चले. 30 जून 2008 जिस डेट पे रिवैल्यूएशन लॉस आया. इस डेट पे आफ्टर दिस एंट्री 64 मिलियन में हमारा एसेट चला गया. इन दो एंट्रीज के बाद 64 मिलियन पे चला गया था और रिमेनिंग लाइफ हमने काउंट कर ली है 8 इयर्स. लेट्स अज्यूम अब इस डेट के बाद 30 जून 2008 के बाद कभी भी रिवैल्यूएशन ना होती. कभी भी दोबारा रिवैल्यूएशन ना होती तो 64 डिवाइड बाय 8 कब तक बच्चे जो छोटी छोटी चीजें ना ये जरा सही फाइनल करना. ये हर साल कोई रिमेनिंग लाइफ काउंट नहीं होनी. रिमेनिंग लाइफ कब काउंट होनी है? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे दोबारा होनी है. अगर दोबारा होगी तो मींस से इस साल की डेप्रिसिएशन भी स्ट्रेट लाइन मेथड है. कैसे वर्किंग होगी? 64 डिवाइड बाय 8 अगर करना भी चाहें तो 64 डिवाइड बाय 8 कब तक होता चला जाएगा? जब तक दोबारा रिवैल्यूएशन नहीं होगी. अगर होगी तो डेफिनेटली दोबारा रिमेनिंग लाइफ गिन लेंगे. सब क्लियर है सर? तो लिखने से पहले काइंडली सोचें, सही तरह फाइनल करें चीजें. जी एनी कंफ्यूजन एनीवे?
ये ऑनलाइन से इकट्ठे हो गए, सेम डेट दोबारा लिखे, वर्किंग्स में चले गए। June 10, 30th June 2010। जी वंस अगेन बेसिक्स क्लियर रखें। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे पहला काम, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करवाएं, कंसंट्रेट फुल करना पड़ना है, लेजर्स हो तो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, अदरवाइज ढूंढना पड़ता है। एसेट क्या 64 पे आ गया था, अगर कॉस्ट मॉडल ही चल रहा होता तो फिर तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होता है, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल शुरू हो जाए तो फिर फेयर वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। लास्ट रिवैल्यूएशन डेट पे हमारा एसेट 64 पे आ गया था, क्या उसके बाद कुछ अर्सा इस्तेमाल हुआ है? 2 साल डेप्रिशिएट हुआ है। ढूंढने जरा फिगर्स, कौन कौन से साल? 9 and 10 as well. So what is the depreciation per annum? Per annum was 8 and definitely accumulated is 16. 8 into 2, अब definitely 16 लिख लो, मैं जरा वर्किंग लिख रहा हूँ। 8 multiplied by 2 years, यार एसेट तो 90 पे था। हाँ लेकिन 19 में इससे पहले 18 माइनस होकर 72 पे आ गया था, फिर लॉस लेस करके फाइनली 64 पे आ गया, तो 64 से अब आगे चल रहा है। आंसर 48 इज फाइनली कैरिंग अमाउंट। ये इंटू 2 मैंने 2 साल किए हैं, 2 साल या सिंपली 8 + 8, 2 सालों की क्यूमुलेटेड जो 8 4 हुई, 64 माइनस फाइनली 16 हो रहा है। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60, मेरे साथ रहना भी आगे नहीं प्लीज। फेयर वैल्यू 60, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? डिफरेंस ले रुके, लॉस आ गया, कैसे? फेयर वैल्यू ज्यादा है, फेयर वैल्यू ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, डिफरेंस सरप्लस आ गया, लिखें यहाँ। बैठे नहीं, इससे पिछली वर्किंग देखें जो आपकी वर्किंग वाले पेज में नहीं, इससे पीछे वर्किंग, लास्ट रिवैल्यूएशन पे लॉस आया था, अब ये वही सिचुएशन आ गई है जो लॉस के बाद सरप्लस आया, नहीं अब वही रिवर्सल ऑफ लॉस वाली सिचुएशन है। ये कब आया करेगी रिवर्सल ऑफ लॉस वाली सिचुएशन? अगर पिछले सालों में लॉस के बाद सरप्लस, तो इस तरह की चीजें भी शायद पता होनी चाहिए। ये सरप्लस के बाद लॉस है, ये लॉस के बाद अगर सरप्लस है तो अब इस लॉस का कुछ हिस्सा प्रॉफिट, सरप्लस का कुछ हिस्सा, सॉरी ये सरप्लस का कुछ हिस्सा प्रॉफिट लॉस में जाना है। तरीका वही है, अगर पूरा करवा देंगे तो एक दफा दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा और आई थिंक शायद सही फाइनल भी हो जाएगा, बाद में देख के लिख लीजिएगा। तरीका वही क्या है, कुछ वर्ड्स फाइनल करें, फिगर्स ढूंढ लेंगे तो सबसे बेस्ट है। नहीं सबसे पहले वर्ड फाइनल करना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बस आप खुद करने की कोशिश की तरफ आए। रिवर्सल ऑफ लॉस, कितनी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस की गई थी? 8 ने अब रिवर्स हो, जितना लॉस आया था फर्स्ट टाइम आया था सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में गया था, जितना लॉस प्रॉफिट लॉस में गया होगा पिछले सालों में वो आपने पहले ढूंढना है। दूसरा काम बोले क्या करना है? नहीं बेटा इस तरह नहीं करनी, यही तरीका, यही चीजें तो सही तरह फाइनल करना, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ एक नई चीज है जो पिछले सवाल में नहीं थी। अपनी एंट्रीज में चलेंगे पीछे, फर्स्ट ईयर की एंट्रीज देखेंगे। एसेट बेटा था 90 का, लाइफ थी 10 इयर्स,
9 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी अगर रिवैल्यूएशन ना होती हर साल। यस स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल 99999 नहीं चार्ज होनी थी, लेकिन 8 क्यों चार्ज हुई? अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो 99 ही चार्ज होना। तो पहले और दूसरे साल में तो 99 ही चार्ज है, देखते रहे 99, लेकिन जब लॉस आ गया था सेकेंड ईयर के एंड पे, तो थर्ड ईयर में फिर चार्ज हुई है 8, कितने की बजाय, और फोर्थ ईयर भी शायद 8 ही चार्ज हुई है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अब 1 साल बीच में नहीं गुजरा, 2 साल नहीं, मतलब लॉस के बाद अब 2 साल गुजरे हैं जिनमें कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। पर एनम तो डेफिनेटली 1 बनता है एक्स्ट्रा, लेकिन 2 साल गुजरे हैं, देयरफॉर 2 मिलियन की कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। ये पिछले क्वेश्चंस में हर साल रिवैल्यूएशन हो रही थी, जिस साल लॉस आया था उससे अगले ही साल सरप्लस आ गया था, देयरफॉर 1 साल की ही डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हो रही थी। तो असल में ये किन ईयर्स की डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है? जो लॉस के बाद गुजरे होंगे। अगर 1 गुजरा है तो 1 साल होगा, 2 गुजर गए 2 साल होंगे, एंड सो ऑन। अगर उससे ज्यादा गुजर जाए तो अकॉर्डिंगली फिर आपने उन सालों की डेप्रिसिएशन ढूंढनी है जो कम चार्ज हुई है आफ्टर लॉस। तो व्हाट इज द डेट ऑफ लॉस? 30 जून 2008। उसके बाद फिर 2 साल कंप्लीट हुए 9 एंड 10, जिसमें आपने 8 और 8 डेप्रिसिएशन चार्ज की है रादर देन 9 एंड 9। तो 1 साल की एडजस्टमेंट नहीं अब ये है, अब ये 2 साल की है। वर्किंग इस तरह अगर कर ली जाए, एक सेकंड बोर्ड पे देखें, डेफिनेटली पर एनम कितनी थी 9, चार्ज हुई है 8, लेकिन ये 1 साल नहीं है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स। अगर इस तरह में ख्याल लिखना तो कंपैरेटिवली जरा सही समझ आ जाएगा। व्हाट इज 9? ओरिजिनल डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल पर एनम। 8 इज डेप्रिसिएशन पर एनम आफ्टर रिवैल्यूएशन लॉस, लेकिन 1 साल की एडजस्टमेंट नहीं। कौन से 2 साल? 9 एज वेल एज 10। क्लियर? लेट मी कंप्लीट। फिगर डेफिनेटली कितनी आ जाएगी? 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स, 2 मिलियन। क्या लिखूं इसके आगे, डेबिट क्रेडिट? नेट आंसर 6 क्या कहूं? नेट रिवर्सल ऑफ लॉस। चलिए यहां तक देखते लिखा, बाकी इसका क्वेश्चन टाइप जी। ऑनेस्टमेंट आप लोगों को समझ आ गया प्लीज? ये 2 जो साल बीच में आ गए, पिछले क्वेश्चन में 1 साल क्यों है, यहाँ 2 क्यों हो गई? वहां लॉस के बाद अगले ही साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया था, और उसी 1 ही साल गुजरने के बाद दोबारा रिवैल्यूएशन सरप्लस की एडजस्टमेंट हो गई थी। लेकिन यहाँ 2 सालों बाद ये लॉस रिवर्स हो रहा है। जी हो गया कंप्लीट। एक बैलेंसिंग फिगर आनी है, इसकी एंट्री लिखें। चलो आप खुद सुनो, इधर ही चले, पहले वर्किंग में लिखें छोटी सी अपनी, बाकी मेन पेज पे मेरे साथ लिखेगा। अपने आप को जरा सुना लें जरा। जी लॉस के बाद 2 साल गुजरे हैं सर। 30 जून 8 पे लॉस आया था, फिर 9 का ईयर एंड हुआ, फिर 10 का भी ईयर एंड आ गया है, उसकी भी आपने 8 की डेप्रिसिएशन 2 साल चार्ज की है। ठीक है यासिन सर? ये ब्रेकअप कंप्लीट हो गया सबका? ये टोटल सरप्लस आया था 12, ऐसे ही है? तो 6 रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से प्रॉफिट लॉस में, और बैलेंसिंग फिगर भी शायद 6 ही आ रही है। तो ये लॉस की रिवर्सल प्रॉफिट लॉस में, और सरप्लस वाली एडजस्टमेंट इक्विटी में। एसेट वाली साइड से शुरू कीजिएगा काइंडली। अब एसेट डेबिट हो रहा है, जब आप एसेट से शुरू करेंगे ज्यादा आसान हो जाएगी कंपैरेटिवली एंट्री लिखना। जी यास्मीन साहब ठीक है? चलिए जी मेन पेज पे हैं। अब बस सारी एंट्रीज जहन में लाएं जो जो रिवैल्यूएशन डेट पे होनी है। नहीं बेटा, सबसे पहले बार बार एलिमिनेशन याद आनी चाहिए। किस डेट पे ये एलिमिनेशन की एंट्री जहन में आनी चाहिए? साल के शुरू में, साल के एंड में, साल के मिड में, ये कोई बहस नहीं है। सिर्फ किस डेट पे? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन करें।
बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं तो वही है, ध्यान देंगे। Accumulated depreciation debit. Accumulated depreciation debit. Plant credit by how much? 16. How much? 16 okay है। Then लिखवाएं वो जो एंट्री भी आपने लिखी है। Plant debit by हिम्मत जवानो हिम्मत। Plant debit by 12। Reversal of loss credit by 6। ये लिख लिया करें साथ साथ आइडिया होता रहे कि मानो प्रॉफिट लॉस में जानी है। एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट बाय 6 मिलियन। तो फिगर्स का ब्रेकअप तो आ गया हुआ, जैसे उसको अकाउंट फॉर कर ले, एंट्री लिख ले। ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये चीजें अब सेट होनी चाहिए ज़हन में। जैसे ही एंट्रीज कंप्लीट कर लें इसी डेट पे, अब ना बेटा ना, वो भी मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। आपने अच्छी बात कर ली, लेकिन सबसे पहले काम रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये रिमेनिंग लाइफ कब काउंट होती है यार? एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। बताइए कितनी हो गई है? हाँ जी सिंपल है, अब सोच लो, इतना इशू नहीं आई थी। टोटल में से देखना है तो 4 साल गुजर गए हैं, देखें 7, 8, 9, 10। और अगर पिछली रिवैल्यूएशन डेट से देखना है तो 8 रह गए थे, 8 में से और कितने को कैसे लिखें? 8 - 2 मेरे ख्याल ठीक है। तो रिमेनिंग इयर्स अब 6 इयर्स है। व्हाट इज द वे टू काउंट दीज इयर्स यार? ये कैसे गिने मैंने साल माइनस किए नहीं। आई होप कि कोई साइंस नहीं होती। कितने रह गए थे लास्ट रिवैल्यूएशन में? 8 और लास्ट रिवैल्यूएशन और दिस रिवैल्यूएशन में कितना डिफरेंस है? 2 सालों का फर्क है। 8 - 2 अब यहां से ऑनवर्ड्स रिमेनिंग 6 साल है। इन अदर वर्ड अगर टोटल देखना हो तो 10 टोटल थे, 10 टोटल में से 7, 8, 9, 10 4 साल गुजरने के बाद 6 साल रिमेनिंग लाइफ रह गई। ये लिया करेंगे नेक्स्ट। अब ये बेटा जो रिमेनिंग लाइफ आपने काउंट करवाई है, इसकी बेस पे इसी साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करो। अब ये ईयर एंड पे वन सेकेंड है, तो डेप्रिसिएशन इसकी बेस पे कब चार्ज करूंगा? नेक्स्ट ईयर। लेकिन सरप्लस बड़ा आ गया है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। सरप्लस ने रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर वाइज। क्या सरप्लस इसी साल से ट्रांसफर करूं रिटेन्ड अर्निंग्स में, या वो भी उस साल से जिस साल फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? ये मैंने जब फर्स्ट एग्जांपल आपको बताई थी, रजिस्टर खोलना था, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम एग्जांपल बताई थी 3 सालों का कंपैरिजन करके कि सरप्लस एनुअल रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होता है, वो जरा पेज अपने सामने के रजिस्टर में से ढूंढ के लिखना, ढूंढ रख लेना। मेरे ख्याल मेरे 10-11 बार नहीं 2020 2021 20 21 22 के ईयर से जीन किए थे। ये जरा क्वेश्चन नंबर 1 से पीछे होगा, जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया आप लोगों ने, उससे पीछे ये फ्राइडे को शायद लास्ट डिस्कशन हुई थी। रिवैल्यूएशन डेट मैंने रखी थी 30 जून 2020 सर, 2020। लेकिन आप जरा देख के बताएं अपने रजिस्टर में किस साल से मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी इस एसेट पे। फेयर वैल्यू मीन 1.5 लाख पे मैंने किस साल से चार्ज की थी? नजर आएगा यार क्या हो गया? 2021 ईयर एंड पे मैंने रिवैल्यूएशन की थी, तो डेफिनेटली फिर नेक्स्ट ईयर से आफ्टर रिवैल्यूएशन नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन 15,000 मैंने चार्ज की। और इसी 15,000 को देख के नीचे जरा उसी कॉलम में नीचे, उसी कॉलम में नीचे आए, आपको 5,000 ट्रांसफर माइनस 45,000 भी नजर आ रहा होगा। ये 50,000 आया किस डेट पे था? 20 के एंड पे या 21 के एंड पे? 20 के एंड पे। लेकिन फर्स्ट टाइम ट्रांसफर किस साल हुआ? 2021।
तो असल में ट्रांसफर अगर एनुअल आपने करना है तो वर्ड्स मेरा गौर से सुने, अगर एनुअल ट्रांसफर करना हो तो जिस साल से डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू पे चार्ज करेंगे, क्या बोला मैंने, उसी साल से सरप्लस ट्रांसफर भी करेंगे। अभी तक जो अक्सर में हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही थी, इस सवाल से पहले। तो इस साल फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रही थी और इसी साल के सरप्लस भी रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो रहा था, ऐसे ही है। अब के ये रिवैल्यूएशन क्योंकि ईयर एंड पे हुई है तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी और नेक्स्ट ईयर से ही ट्रांसफर होगा। असल में ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट सारा क्या है कि जैसे जैसे एसेट डिक्रीज होगा साथ साथ में सरप्लस भी डिक्रीज होना चाहिए। तो इस साल की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो गई हुई है, तो आफ्टर इवैल्यूएशन मींस नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे बेस्ड ऑन 6 ईयर्स, और नेक्स्ट ईयर से फिर सरप्लस भी रिटेन्ड अर्निंग्स में एनुअल बेसिस पे ट्रांसफर करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है। यहाँ तक बात मेरी क्लियरली समझ आ गई है। अगर मिड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन हुई होती तो आफ्टर इवैल्यूएशन हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता और हाफ ईयर का अगर कोई सरप्लस आया होता वो भी ट्रांसफर करता। तो सरप्लस की ट्रांसफर ने किसको फॉलो करना है, डेप्रिसिएशन को फॉलो करना है। जिस डेट पे आप रिवैल्यूएशन करने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसी डेट पे सरप्लस की ट्रांसफर भी किया करेंगे। बहुत सी बातें आज हो गई हैं, पेज नंबर 24 पे है, ये बहुत सी बातें हुई हैं, ये इसमें से 3 आपके पास यहाँ लिखी हुई हैं। एक बात मेरा ख्याल जो मैंने लिखी ये भी नोट कर लीजिएगा, एक टेबल सा बना हुआ इंपॉर्टेंट के नाम से एक पेज के स्टार्ट पे एक टेबल बना हुआ, पेज नंबर 24 का स्टार्ट आपके पास है। अच्छा, हम कोशिश करेंगे अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगाना तो वो मैं लगा दूंगा, और अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा वर्ड ना लगाया यहाँ तो काइंडली आपने अपनी तरफ से कोई नया वर्ड नहीं लगाना। जो लिखा हुआ है पढ़ के देख लेते हैं, अगर ऐसे अंडरस्टैंडेबल है तो फिर कोई भी वर्ड नया यूज नहीं करना, जितने कम से कम वर्ड ज़हन में रखेंगे उतना शायद इजी होगा। पहली लाइन पढ़े लेफ्ट साइड, एलिमिनेशन किस दिन होती है, ऑन इन द ईयर ऑफ रिवैल्यूएशन नहीं, ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ऐड करने अगर ऐड करना मेरे ऐड से कोई इतराज नहीं, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ये शुरू में होती है एंड में होती है, ये कोई बहस नहीं है, ये मिड में होती है, ये कोई बहस नहीं है। जिस डेट पे रिवैल्यूएशन करेंगे अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग है उस डेट पे एलिमिनेशन की एंट्री ज़हन में आनी चाहिए। डन। अगर 3 साल रिवैल्यूएशन नहीं हुई तो हर साल नहीं होगी, जब रिवैल्यूएशन होगी उस डेट पे एलिमिनेशन की एंट्री, कौन सी एंट्री की वजह से बात हो रही है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट की बात हो रही है, तो ये किस दिन होती है, ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। नंबर 2, depreciation on revalued amount means fair value, FV means fair value। किन डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट पे कब से चार्ज होना शुरू होती है, आफ्टर इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग लाइफ। एंड व्हाट इज द मीनिंग आफ्टर, रिवैल्यूएशन के बाद। बात तो सिंपल ही है, अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हुई है तो आफ्टर का मतलब ये होगा कि ये साल भी आ गया। साल के शुरू में अगर रिवैल्यूएशन है तो आफ्टर में करंट ईयर भी आ जाएगा। अगर मिड ऑफ अगर सॉरी एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है तो आफ्टर में फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, और अगर मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है फिर आफ्टर में रिमेनिंग 6 मंथ्स ऑफ द ईयर आएंगे, तो शायद आफ्टर से बात बन जाएगी। आफ्टर लेकिन किस बेस पे, रिमेनिंग लाइफ। थर्ड पढ़े, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस कब होगा, आफ्टर इवैल्यूएशन। ये सेंटेंस पूरा पढ़ रहा हूं, आफ्टर इवैल्यूएशन इन द पीरियड्स इन व्हिच द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन हुआ है, शायद सेकंड लाइन में जाए, सेकंड लाइन में जो डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा वो भी ऐसे ही, आफ्टर इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग लाइफ। जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसी बेस पे सरप्लस भी ट्रांसफर करेंगे। अगर इवैल्यूएशन साल के शुरू में हुई है तो इस साल की एंट्री डेप्रिसिएशन की भी होगी फेयर वैल्यू पे, और सरप्लस भी अकॉर्डिंगली ट्रांसफर होगा। अगर ईयर एंड पे इवैल्यूएशन है तो डेप्रिसिएशन भी अगले साल से और सरप्लस ट्रांसफर भी नेक्स्ट ईयर से होगा। एक छोटा सा पॉइंट और लिख लें, रिमेनिंग लाइफ कब काउंट करेंगी, एक लाइन से एक्सटेंड कर लेता टेबल में एक कॉलम या रो ऐड कर लें, काउंटिंग ऑफ रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ कब काउंट करेंगे, जब दिल करे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, जब याद आ जाए, हरगिज ऐसी बात नहीं है। किस वक्त इंशाल्लाह याद आया करेगा, नहीं मेरा ख्याल ना बेटा, मेरा ख्याल ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ठीक है,
आफ्टर लिख के कुछ शायद लगेगा शायद बाद में कभी गिननी जाएगा ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन आफ्टर वहां मीनिंग ये है कि डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी डेट ऑफ रिवैल्यूएशन के बाद में होनी लेकिन यहाँ मेरा ख्याल ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन जरा ज्यादा बेहतर है जैसे ही रिवैल्यूएशन कर लेंगे ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन बाकी देख लें अगर किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन है तो उसको जरा और सिंप्लीफाई करके लिख लें ये डेफिनेटली कोई सच आपने कभी दोबारा शायद लिखना नहीं होगा लेकिन जहन में रखना है तो इन वर्ड्स अगर रीजनेबली बात समझ आ जाए तो मेरा ख्याल फिर नए वर्ड्स नहीं लगाइएगा किसी वर्ड में किसी बात में कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स अच्छा रिमेनिंग लाइफ काउंट कैसे करेंगे वैसे ही करेंगे जैसे करनी चाहिए टोटल में से जितने गुजर गए वो माइनस कर देंगे या लास्ट इवैल्यूएशन पे अगर आप ऑलरेडी लाइफ गिन ली थी तो उसके बाद जितने और गुजरे आई होप कि वो तो साइंस में है यार चले सर जी आके जरा अप्लाई करवा देंगे सारी बहस आज 30 जून 2010 पे जरा डेप्रिसिएशन की वर्किंग ही करवा दें 30 जून 10 वाला जो साल एंड हुआ है जहां रिवैल्यूएशन हो गई है आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करवा दें और 10 के एंड पे डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवा दें और सरप्लस ट्रांसफर करवा दें अभी तो बात हुई है यार अभी क्या बात हुई है कि 2010 पे अब कुछ नहीं होना है 2011 में इंशाल्लाह कुछ करना है देखिए जी देखिए year ended 30th June 2011 जी ऑनलाइन स्टूडेंट से कितने हो गए सारे यहाँ पे जी सर जी डेट फुल कंसंट्रेट लुक एट द डाटा डेट हो जाए कौन सी डेट पे क्यों रोकेंगे मुझे नहीं रोकेंगे नहीं मतलब मुझे रोकेंगे यार कहीं या चलता 2012 की हेडिंग लिखी डेट 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 30 जून 11 पे रोकने की पहली वजह बिल्कुल ठीक है डेप्रिसिएशन पहले ज़हन में लाए डेप्रिसिएशन डेबिट accumulated depreciation credit ये फिगर्स बोलें कैसे फेयर वैल्यू 60 हो गई थी डिवाइडेड बाय 6 रिमेनिंग लाइफ 10 60 डिवाइड बाय 60 का नाम फेयर वैल्यू 10 सॉरी 6 का नाम रिमेनिंग यूजफुल लाइफ और 10 इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट सरप्लस पड़ा हो तो डेप्रिसिएशन वाली डेट पे एक दफा फिर एंट्री लिखें ट्रांसफर जहन में आना चाहिए अगर ईयर वाइज ट्रांसफर करना तो पहले एंट्री लिख लें किस एंट्री की बात हो रही है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट ये एंट्री की अमाउंट इस एंट्री की अमाउंट कैलकुलेट होती कैसे है नहीं होती कैसे हाँ जी सरप्लस की अमाउंट उठाएं ढूंढे जी सरप्लस की अमाउंट 12 उसमें से 8 6 प्रॉफिट लॉस में गया किसने सरप्लस किस सरप्लस ने रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना है जो सरप्लस के सामने पड़ा है 6 टोटल 12 इक्विटी में गया ही नहीं है 12 6 या 6 कौन सा 6 सरप्लस के सामने वाला या रिवर्सल के सामने वाला सरप्लस ने रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना तो 6 प्लीज उठाना 6 डन है तो सबसे पहला काम सरप्लस की अमाउंट उठाएं जो इक्विटी में गई होगी अब उसी बेस पे सरप्लस ट्रांसफर होना जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तो डिवाइड बाय काइंडली बोल दें 6
ये पहला 6 क्या है, दूसरा 6 क्या है? दोनों ही सरप्लस है। सरप्लस डिवाइड बाय सरप्लस, सरप्लस डिवाइड बाय वही बेस जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, व्हिच इज रिमेनिंग यूजफुल। तो व्हाट इज वन, नहीं व्हाट इज वन, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स। दिस इज अमाउंट ऑफ सरप्लस जो रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हुआ। डन है सर जी। 2011 में कोई और एंट्री, एक लाइन लगाएं। कौन सा साल एंड कर दिया आपने? 11। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जाएं, रिक्वायर्ड तो 11 तक ही रहे, लेकिन अपना जरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने के लिए अगले साल की हेडिंग लिखें। क्या हर सवाल में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्लीट करने के बाद अब अगले सवाल की हेडिंग लिख लिया कर लेंगे? हरगिज नहीं। अगला साल सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपने गलती करनी है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मेरी उम्मीद बिल्कुल गलत है आपसे, आपने कोई गलती नहीं करनी। फुल कंसंट्रेट ये वाला साल करवाने का मकसद ये है कि मुझे आइडिया हो जाए मेरी सारी बातें आपको अभी तक क्या समझ आई। अच्छा, क्वेश्चन एज इट इज है, क्वेश्चन में कोई मैं चेंज नहीं कर रहा। सिर्फ 12 में अगर एंट्रीज करनी होती इसी डाटा के बेस पे, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लें, डाटा देख लें और बताएं कौन सी डेट पे क्या करेंगे। सबसे पहले तो एलिमिनेशन करें। कौन सी डेट पे क्यों रुकेंगे? 30 जून 12 पे रुकेंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए रुकेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ो। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit, full concentrate। इस साल की अगर वर्किंग करनी भी हो तो कैसे करो? नहीं बेटा छोड़, नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है। इस साल की अगर वर्किंग ना करनी हो तो आपको पता है अमाउंट क्या आनी है इस साल? इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? वो क्यों? वो तो रिमेनिंग लाइफ 5 रह गई। अब कब गिन ली है, कब गिन ली है? लास्ट इवैल्यूएशन डेट पे गिन ली है। अब कब गिनेंगे तो वो कोई बहस नहीं है। इस साल की वर्किंग भी कैसे होनी चाहिए? कैसे कैसे? 60 डिवाइड बाय 6, स्ट्रेट लाइन मेथड। 60 डिवाइड बाय 6, 10 10 10 10। डेबिट क्रेडिट बोला मैं। ना करें, फुल कंसंट्रेट करें। एनी कंफ्यूजन? वैसे पिछले साल की एंट्रीज में जाएगा एक मिनट। लास्ट ईयर मींस 11। आपका एसेट की फेयर वैल्यू क्या हो गई थी लास्ट वैल्यूएशन पे? 60। तो लास्ट ईयर में जब 30 जून 11 पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है तो एसेट तो 50 का नहीं रहेगा। और यस सर, एसेट 50 का रह गया है, ये भी कंफर्म कीजिएगा। 50 माइनस 10 एसेट वाकई, सॉरी 60 माइनस 10 एसेट वाकई 50 का रह गया, ये भी क्लियर होना चाहिए। नहीं ना ना, वो अलग इशू है। क्या 10 पिछले साल डेप्रिशिएट हो नहीं गया? तो एसेट 70 हो गया ना फिर यार, 50 हो गया मौलाना, 50 हो गया। लेकिन जब आपने डेप्रिसिएशन की मैंने वर्किंग करवाई है तो यहाँ 60 लिखवा दी। ना 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 ना, थोड़ा सा अच्छा वर्ड, अच्छा वर्ड, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पे कॉस्ट होती तो कॉस्ट ही चलती जाती, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पे फेयर वैल्यू है तो फेयर वैल्यू चलती जाएगी। तो यकीनन अगर हम WDV निकालना चाहें एक साल बाद तो वो 50 ही है, लेकिन मेथड स्ट्रेट लाइन है। फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, चलता चला जाएगा। 2 साल बाद WDV कितनी हो जाएगी? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 40। लेकिन अगर अगले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी हो तो 40 डिवाइड बाय करेंगे। अगर दोबारा कभी रिवॉल्यूशन ना हुई, 60 डिवाइड बाय 6 चलता चला जाएगा। अब है लास्ट 30 जून 12। अब ये क्यों लिखा मैंने? नहीं नहीं बेटा, एलिमिनेशन की एंट्री क्यों करनी? क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं मैंने करी, क्वेश्चन में मैंने कोई चेंज नहीं की, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई रिवैल्यूएशन नहीं 12 पे। तो नहीं मतलब उसने कहा, लेकिन लेट्स अज्यूम कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया तो डाटा में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर वो हुआ भी है तो उससे पहले एक और चीज में आनी चाहिए
नहीं बेटा, एलिमिनेशन से बहुत पहले कुछ और है। क्या सरप्लस ट्रांसफर नहीं होना है? पहले सरप्लस ट्रांसफर, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है सरप्लस ट्रांसफर करें, बाकी बातों तो बात की। अगर इवैल्यूएशन हो भी रही होगी इस डेट पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, और अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तो एनुअल सरप्लस ट्रांसफर करें। किस एंट्री की तरफ लेके जा रहा हूँ? एंट्री 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 बच्चा, दूर दूर निकल गए हैं, नजदीक तो है। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट वाली एंट्री आपको किन डेट्स पे याद आनी चाहिए? किन डेट्स पे याद आनी चाहिए? जिस डेट्स पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, अगर सरप्लस पड़ा तो याद आनी चाहिए। ये फिगर कैसे आएगी? फिगर लिखवानी है यार, फिगर 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 यार, फिगर 5 होगा, 5 आएगा ना, ये और सही कह रहा भाई, 6 सरप्लस आया था, एक ट्रांसफर भी तो हो गया। जिस बेस और मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसी बेस और मेथड से सरप्लस ट्रांसफर होना है। ये सारी बहस मैंने की ही इस 5 के लिए है। मुझे यकीन था कि यहाँ 5 आना ही आना। अच्छा, वहां 50 क्यों नहीं और यहाँ 5 क्यों? अगर वहां 60 है, क्यों है वहां 60? स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो जिस बेस और मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है उसी बेस और मेथड से सरप्लस भी ट्रांसफर होना। 5 या 6 वो रही 5 के, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये ठीक है तो ऊपर देखें, एसेट भी 50 रह गए। तो अगर मेथड स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर भी स्ट्रेट लाइन है, ऊपर नहीं, ऊपर नीचे रहना, डेप्रिसिएशन में भी स्ट्रेट लाइन है और ट्रांसफर में भी स्ट्रेट लाइन। अब याद रहेगा प्लीज, बोल दें 7 की बात हो रही है ना, सिर्फ किसकी बात हो रही है? वाई 6 अगेन। देखिए असल में फॉर एग्जांपल अगले 6 साल, अब 2010 से ऑनवर्ड 6 साल है, कोई रिवैल्यूएशन ना हो तो हर साल 10 डेप्रिसिएशन होगी और हर साल 1 ट्रांसफर होगा, 10 1, और अगले 6 सालों में एसेट भी 0 रहेगा, 10 10 10 6, और सरप्लस भी 1 1 करके 6 सालों में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर, तो व्हाट इज फाइनल फिगर? फाइनल फिगर्स बोले नहीं, व्हाट इज 6 टोटल सरप्लस डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 हुई ना भाई, 1 साल गुजर गया बीच में यार। रिमेनिंग लाइफ हर साल गिननी है, एक दफा गिन लेनी है, एक दफा किस वक्त गिन लेनी है और फिर दोबारा कब गिननी है? जिस दिन इवैल्यूएशन होगी, तो जब होगी तो देखेंगे, वरना गेम स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसे चलती चली जाएगी। तो जिस बेस पे डेप्रिसिएशन है उसी बेस और मेथड से सरप्लस ट्रांसफर। जिस बेस का मतलब लाइफ 6 साल, मेथड का मतलब स्ट्रेट लाइन। जिस बेस 6 इयर्स नीचे और मेथड मीन स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन है, उसी बेस और मेथड से सरप्लस ट्रांसफर होना है। ये अब छोटी छोटी चीजें सही याद रह सकती हैं। क्या डिसाइड हुआ है फाइनल? जिस बेस पे डेप्रिसिएशन है उसी बेस पे सरप्लस ट्रांसफर। किसने किसको फॉलो करना है? सरप्लस के ट्रांसफर ने डेप्रिसिएशन को फॉलो करना है। तो पहले डेप्रिसिएशन, और अगर सरप्लस पड़ा फिर ये एंट्री याद आनी चाहिए और अकॉर्डिंगली वर्किंग करते जाना है। तो आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी होमवर्क कहा था, कह दिया था, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र फाइनल है। तो मीनवाइल जो अभी रिमेनिंग टाइम बचा हुआ, मेरा एतबार उठ गया हुआ है, जरा सारे देख लें घड़ी पे, बाकी टाइम बचा हुआ। पेज नंबर 33 पे आएगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेज नंबर 33 था, थोड़ा सा आगे आइएगा, बाद में वापस चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टू मच टाइम इज लेफ्ट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता है बेटा? क्वेश्चन 1 है कि एंट्रीज इंशाल्लाह किसी दिन आप खुद ही होमवर्क कर लेंगे, तो वो अपने अभी रहने दें, पहले ये कर लें फिर मैं कोई और सवाल ढूंढूं। बेटा आने दें, अब गेम ऑन है। अब आप इंशाल्लाह जो जो सोच रहे हैं उससे ज्यादा गेम ऑन है।
तो अब जो जो सामने आ रहा है इसे आ जाने दें, इंशाल्लाह इस हफ्ते के एंड में आपसे पूछूंगा आप कुछ रह तो नहीं गए, और अगर आप कहीं नहीं रह गए तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी तो शुरू हुआ है। तो मेरा ख्याल इस तरह अभी आपके जहन में क्वेश्चन आ भी रहा है तो बगैर फिगर्स के जरा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक करने, बाकी अब गेम ऑन। पेज नंबर 33 है जी मेरे पास, एक क्वेश्चन है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज साइलेंस। पेज नंबर 33 है, प्लीज डबल 3 इकट्ठा बोला। On 1st January 2012, sorry 2014, on 1st January 2014, Omega Chemicals Limited, OCL लिखा हुआ उसके लिए एब्रीवेशन, change its valuation model from cost to revaluation for its building। दो मॉडल्स हैं जी, कौन सा मॉडल और कौन सा मॉडल? रिवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल सुने मैंने। तो कंपनी ने कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे अपने आप को शिफ्ट कर दिया, चेंज कर लिया। The following information pertain to its buildings on 1st of January 2014, जिस डेट पे उसने चेंज किया है उसी डेट पे आपको कुछ बिल्डिंग्स की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, गौर से डाटा पढ़ना। फैक्ट्री बिल्डिंग लेफ्ट साइड एंड ऑफिस बिल्डिंग, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज ओरिजिनली असेस्ड, एस्टिमेटेड 20 years 25 years यूजफुल लाइफ है जो हमने ओरिजिनली एस्टिमेट की थी। क्या लाइफ एस्टिमेट होती है? यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की जाती है एग्जैक्टली। तो देखें एक एसेट कितना अर्सा इस्तेमाल हुआ ये कब पता चलेगा? तो यूज होने के बाद ही पता चलता। कोई मशीन है, गाड़ी है, फर्नीचर है, लेकिन डेप्रिसिएशन शुरू कब से करनी है? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, जब आ जाएगा तब इसे ईयर वाइज डेप्रिशिएट करना। तो उस वक्त फिर एक अंदाजा लगाया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली ये एसेट कितना अरसा यूज हो सकता है। दैट इज देयरफॉर कॉल्ड एज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्या फिर ये अंदाजा चेंज भी हो सकता है? तो वो इंशाल्लाह अभी तक हमने पहुंचना, फिर ये लाइफ के एस्टिमेट्स, रेजिडुअल वैल्यू के एस्टिमेट्स चेंज भी हो सकते हैं। तो ओरिजिनली जब कभी शायद इन बिल्डिंग्स को खरीदा या बनाया था, व्हिचएवर इज द केस, तो अंदाजा क्या था? फैक्ट्री बिल्डिंग 20 years एंड ऑफिस बिल्डिंग 25 years उसकी ओरिजिनल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी। वर्ड समझ आ गई? देन नेक्स्ट कॉलम में कॉस्ट लिखी हुई है, उस अगले कॉलम में एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लिखी हुई है, जो रुपीस हैं ये सारे ये मिलियंस में हैं, और आखिर में आपको रिवैल्यूड अमाउंट्स बताई हुई हैं एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट। ये जो वैल्यूअर्स होते हैं ये फेयर वैल्यूज डिटरमिन करके अपनी रिपोर्ट देते हैं, ये उसी की बात हो रही है। मीन्स टू से ये क्या लास्ट कॉलम में क्या मिल गया? फेयर वैल्यूज अवेलेबल है। अच्छा इसको जरा लिंक करें ऊपर वाली फर्स्ट लाइन से, ये किस दिन की फेयर वैल्यूज आपके ख्याल? हाँ जी 1 जनवरी 2014 पे हमने अपना मॉडल चेंज किया ना, ऐसे। देन अरे इसकी नीचे वाली लाइनों पर टेबल फॉर नीचे, एज पर रिपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल वैल्यू देयर वाज नो चेंज इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बार बार ये सेंटेंस आ रहा है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर बाद पूछना, लेकिन बहरहाल किसने कहा है कि कोई चेंज नहीं है? प्रोफेशनल वैल्यू ने कहा है कि लाइफ की एस्टिमेशन में कोई चेंज नहीं। ऑन 1 जुलाई 14, अब नीचे रिक्वायरमेंट में एक सेकंड जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से ऊपर, इन द लाइट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, जिसकी एब्रिविएशन बोल रहा होता हूँ, ठीक है। IFRS स्टैंड्स फॉर, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेस पे ये सारी वर्किंग हो रही है। IAS 16 प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, हमसे अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14। 31 दिसंबर 14 के अकाउंटिंग एंट्रीज हमसे रिक्वायर्ड है। अब इसको ध्यान में रखें जरा, दोबारा फर्स्ट लाइन में अगर जाएं तो 1 जनवरी हमारे पीरियड का स्टार्ट बनता है, और नीचे अगर आए जिस पैराग्राफ में आए थे हम, तो 1 जुलाई 2014 मिड ऑफ द ईयर बनता है। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, इस क्वेश्चन में ईयर एंड 31 दिसंबर पे है, तो 1 जनवरी स्टार्टिंग डेट हो जाएगी, 1 जनवरी और 1 जुलाई फिर मिडिल ऑफ द ईयर है। आए क्या लिखा हुआ पढ़े जरा डायरेक्ट,
On 1st July 14, one of the office buildings was sold for rupees 30 million. On 1st January 2014, साल के शुरू में WDV before valuation and revalued amount of the sold building amounting to rupees 27.72 million and rupees 31.92 million respectively. दोबारा इंडिविजुअली जरा दोनों लाइंस पढ़ें आप. फर्स्ट जुलाई 14 को एक ऑफिस बिल्डिंग बेची है. कितने की बेची है? 30 मिलियन का कोई नाम अच्छा सा सोचा है. सेल प्रोसीड्स है ये डिस्पोजल है. अब इसे फेयर वैल्यू क्या है कि रिवैल्यूएशन की बात नहीं हो रही. क्या इसे बेच दिया है? क्या हो सकता है रिवैल्यू करने के बाद बेच दें? जी रिवैल्यू करने के बाद भी एसेट बेचे जा सकते हैं. सर इतनी मायूसी से तरह देखेंगे. अगर एसेट रिवैल्यू हुआ है तो बाद में भी तो डिस्पोजल हो सकती है. और अगर डिस्पोजल हो जाए उस एसेट की जो रिवैल्यू हुआ है और उसका सरप्लस को पड़ा हो तो वो सारा का सारा का क्या कहाँ चला जाता है? रिटेन अर्निंग्स में चला जाता है. अगर एनुअल पॉलिसी हो भी तो साथ साथ ट्रांसफर होने के बाद अगर डिस्पोजल ही हो जाए तो जिस एसेट से रिलेटेड सरप्लस पड़ा होगा वो सारा का सारा फिर रिटेन अर्निंग्स में चला जाता है. बहरहाल मेरा ख्याल है याद करवाता हूँ मैं. 30 मिलियन क्या बेच के पैसे मिले? ये पैसे मिले लेकिन साल का शुरू था 1 जनवरी 2014. उस डेट पे इस एसेट की WDV वैल्यूएशन से पहले कितनी थी? साल के शुरू में जो बिल्डिंग्स थी ये रिवैल्यू हुई हैं ऐसे ही. तो क्या इस बिल्डिंग की भी रिवैल्यूएशन हुई थी? सर मत सर. साल के शुरू पे इसकी फेयर वैल्यू क्या थी? 31.92. WDV क्या थी? इसके दरमियान जो डिफरेंस है कैलकुलेटर पकड़े. इसके दरमियान में जो डिफरेंस है फिगर फाइंड आउट करें. ये 4.2 मिलियन क्या इसका कोई सरप्लस आया था और लॉस आया था? हमें क्या पता हो सकता है सरप्लस हो या लॉस. हमें क्या पता? हमें पता है सर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब पता चल गया. क्या फेयर वैल्यू ज्यादा थी? तो किस डेट पे रिवैल्यूएशन हुई थी? 1 जनवरी 14. क्या 1 जनवरी 14 के बाद 1 जुलाई 14 तक ये मशीन ये बिल्डिंग कुछ यूज भी हुई थी? कितना सा यूज हुई है? हिम्मत जमाना हिम्मत गिने कराएं. कौन कौन से महीने यूज हुई है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 6 मंथ्स यूज हुई और फिर 1 जुलाई को इसकी शायद डिस्पोजल हो रही है. क्या करना है इंशाल्लाह करते हैं. अगला सेंटेंस पढ़ें. On 31st December 14, year end, factory buildings were revalued at 64 million, whereas there was no change in the value of the office buildings. साल के शुरू में भी रिवैल्यूएशन हुई. मिड में रिवैल्यूएशन कोई नहीं है. मिड में डिस्पोजल हुई, रिवैल्यूएशन नहीं है. लेकिन ईयर एंड पे दोबारा शायद रिवैल्यूएशन हुई है. लेकिन किसकी फेयर वैल्यू में चेंज है? फैक्ट्री बिल्डिंग्स में. लेकिन ऑफिस बिल्डिंग्स की वैल्यू में वो कह रहा चेंज नहीं है. हो सकता है? हो सकता है सर. लास्ट सेंटेंस, लास्ट 2 लाइंस. OCL uses straight line method of depreciation which is charged from the date the asset is available for use up to the date of disposal. Revaluation is to be accounted for by using सेंटेंस अंडरलाइन करें. लेकिन आपको सेंटेंस का मीनिंग पता है. भागते जाएं. क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे फैराडे. अब इस तरह नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है. पेज नंबर 23 पे जाएं. ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड सिंपली मींस क्या है? मींस इसका क्या है जरा देख के बताएं जरा वर्ड्स के साथ. क्या आपको डेट ऑफ
रिवैल्यूएशन पे एलिमिनेशन की बस एंट्री जेन में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन की क्या सिग्निफिकेंस है, किस दिन क्या करेंगे, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे कौन सी एंट्री करेंगे, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, बिल्डिंग्स क्रेडिट। डेफिनेटली ये लाइन ना भी लिखी हो तो हम इसी तरह करेंगे, तो ऐसे परेशान नहीं होना है, दोबारा एक दफा लिख लें। एलिमिनेशन की एंट्री की बात हो रही है लास्ट टाइम, elimination of accumulated appreciation debit and asset credit. चलिए स्टार्ट लेंगे, जितना हो सकता भी है टाइम, वैसे टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि पढ़ने को तो ना दिल कर रहा था कभी, ना ही कभी करने का कुछ चांस है, और ना ही कर रहा है। ये तो जब भी पढ़ना है दिल को करवाना ही पढ़ना, तो आए बिस्मिल्लाह पढ़े। या तो ये गारंटी होना है कि कल हमारा दिल कर पढ़ना है पढ़ने को, तो ना कल करना है न कर रहा था, आए आज से ही मजबूरन पढ़ते हैं। ये मैंने अपने भी आप पे बात की है, आपका तो मसला दिल कर रहा था, करेगा इंशाल्लाह, कर रहा है, तो ये मैंने अपनी आप पे बात। बिजनेस नेम्स है, नहीं नाम अगर है बेटा नाम लिख, जानने स्टूडेंट साथ है नहीं, कंप्लीट साइलेंस प्लीज। बिजनेस नेम, ओमेगा का ओ बोर्ड से देख के हरगिज ना लिखें, ओमेगा केमिकल्स लिमिटेड, जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड बताएंगे 31 दिसंबर 2014। डाटा पढ़े रुपीज इन मिलियंस में गेम चल रही है, रुपीज इन मिलियंस, अब दो तरह के बेटा एसेट्स हैं, कौन कौन सा, तो अलग-अलग बच्चिंग कर लीजिएगा, दोनों को मिक्स करने को रहने दो, पहले फैक्ट्री बिल्डिंग्स की बहस कर लें। अच्छा, अगर जनरल एंट्रीज करनी हो ना, अभी खैर हमने क्वेश्चन अभी कर लिया है, लेकिन खैर उसमें भी शायद याद रखना चाहिए था, अगर जनरल एंट्रीज करनी हो तो जरा एक जर्नल से ही बनाया, जरा जर्नल बचपन बनाया कभी, उसका एक कॉलम कुछ बन जाते हैं, डेट, तो थोड़ी सा फॉर्मेलिटीज पूरी कर लिया करें यार, मुझे अगर कभी भूल भी जाए तो नेक्स्ट टाइम आपने याद करवाना। तो डेट के कॉलम है, फिर अकाउंटिंग हेड से लिखेंगे, नेक्स्ट जरा ज्यादा स्पेस रखने पर डेबिट क्रेडिट कॉलम है, ऐसे ही बनाया होगा यार आपने। तो अगर जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है तो थोड़ी सा ये फॉर्मेलिटीज इस तरह से पूरी कर लिया। डेट, आगे नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखते होते हैं, चलें डिस्क्रिप्शन, डेबिट क्रेडिट कॉलम, डेफिनेटली मेरा ख्याल अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, उसमें भी कर लेना चाहिए था, तो चलें जहां याद नहीं रहा नेक्स्ट टाइम, लेकिन काइंडली का रिक्वायरमेंट हो जनरल एंट्रीज तो आप ही याद रखना है, और अगर मुझे भूल जाए तो याद करवा देना। तो थोड़ा फॉर्मेलिटीज ऑफ फॉर्मेट भी लिख लें, डेबिट क्रेडिट के स्पेलिंग तो काइंडली खुद से सोच के लिख लेंगे। जी सर, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद शायद हम कुछ महसूस करेंगे, बात हमें फर्दर समझ भी आ गई है। तो आज जरा पहला इस क्वेश्चन में मसला ये है कि डाटा पढ़ें और बताएं फर्स्ट डेट क्या है, 1 जनवरी 14, इस दिन क्या हुआ है? हाँ ठीक है, कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ गया, रिवैल्यूएशन और इस दिन हुई, इस दिन रिवैल्यूएशन भी हुई है,
उन्होंने नहीं, इस दिन भी कोई रिवैल्यूएशन हो रही है? ऊपर वाला फर्स्ट टेबल देखो। नहीं, इस दिन जब शिफ्टिंग हुई है तो क्या इस दिन भी कोई रिवैल्यूएशन का डाटा अवेलेबल है? ऊपर टेबल में किस दिन का डाटा है? 1 जनवरी 14 का डाटा है। उस दिन आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है एसेट्स की। एक इंपॉर्टेंट इसमें चीज ये है कि क्या 1 जनवरी 14 वाले दिन ये बिल्डिंग्स खरीदी गई हैं? नहीं, हमें क्या पता, हो सकता है इसी दिन खरीदी गई। हाँ जी, ये चीज सबसे पहले क्लियर करना है। कॉस्ट के बाद ना एक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की फिगर गिवन है, अगर इसी खरीदी गई तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के फिलहाल बैलेंसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। अब जरा दोबारा फर्स्ट लाइन पढ़ो ऊपर। अब फर्स्ट लाइन को अगर पढ़े इसको देख के तो लग रहा है कि पिछले सालों में पहले कॉस्ट मॉडल था और इस डेट पे अब रिवैल्यूएशन मॉडल शुरू हो गया। क्या ये बिल्डिंग्स ऑलरेडी पिछले सालों में कुछ अर्सा यूज हो चुकी हैं? कहां से पता चला हमें? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इंडिकेट कर रही है फिगर कि कुछ अर्सा गुजर गया हुआ है और एसेट डेप्रिशिएट हो चुके हैं। इट मींस 1 जनवरी 14 पे हम कोई परचेज की एंट्री से शुरू नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे किस एंट्री से शुरू करेंगे? रिवैल्यूएशन की एंट्री से। डेप्रिसिएशन भी साल के शुरू में हम इस साल चार्ज नहीं करेंगे। क्या ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले सालों से इस साल आई है? ये कैसे पता? हमें क्या पता? साल के शुरू में बैलेंसेस है ये, मेरे ख्याल में फाइनली आफ्टर ऑल द बेस्ट ये ब्रॉट डाउन बैलेंसेस है। उन्होंने जरा फाइनली पढ़े जरा। इस साल के शुरू में कॉस्ट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के कुछ ब्रॉट डाउन बैलेंसेस हैं और साल के शुरू में हमने फिर कहां से शुरू करना है? रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करना है। कुछ क्लियर है प्लीज मेरी बात? और डेफिनेटली अगर रिवैल्यूएशन करनी है तो सबसे पहले एलिमिनेशन करेंगे इस डेट पे और फिर सरप्लस लॉस का डिसीजन लेंगे। व्हाट इज द फाइनली फर्स्ट डेट ऑफ रिवैल्यूएशन? 1 जनवरी 14 इज द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। आज डेट लिख, क्या डेट लिखने का टाइम है? यकीन माने है, लिख के देखें। डेट लिखने का टाइम तो क्या इस दिन परचेज से शुरू करूंगा या स्टेट अवे रिवैल्यूएशन से शुरू करूंगा? तो इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे रिवैल्यूएशन। घर के लिए सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पेज नंबर बता दें, क्वेश्चन नंबर बता दें ढूंढ के। 3 तो है, जरा पेज नंबर बता दें, कहीं पेज ना घूम जाए। पेज नंबर 23। अच्छा, इसमें अब एंट्रीज ही करनी है आपने, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है एंट्रीज ही कहीं कीजिएगा। बेहतर यही है पहले क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा जो किया, उसको फिर बेस बना के। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 कंपैरेटिवली सिंपल है, ये अटेम्प्ट होना चाहिए। काइंडली क्लास में भी टाइम पे आया करें यार, आप अक्सर जब तक आते हैं मेरे ख्याल में तो आधी गेम खत्म हो चुकी होती है। व्हाट इज द टाइम ऑफ क्लास फॉर टुमारो? मैंने जरा कंफर्म किया, कहीं अगर आपने चेंज कर लिया हो तो जरा कम्युनिकेट हो जाए। तो प्लीज टाइम पे आइएगा। अल्लाह हाफिज। या स्टूडेंट्स आप भी काइंडली टाइम पे आया करें। होमवर्क पता चल गया सबको कहाँ है? अल्लाह हाफिज।